लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर कल 3 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज इसका दूसरा दिन। कार्यवाही अभी भी जारी है। तस्वीरें आपको इस 1 घंटे में जरूर दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर जिस पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे वो किसानों से जुड़ी है, क्योंकि चंडीगढ़ में कल किसानों की बैठक हो सकती है। पिछले कल भगवंत मान के साथ बहस के बाद अब किसान एक बार फिर से पंजाब के अंदर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और हो सकता है इसी मुद्दे पर कल एक बार फिर से चंडीगढ़ में किसान बैठक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी बीच अब बात होगी बिहार को लेकर, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव जो है वो इसी साल 2025 के अंत में होंगे, लेकिन उसको लेकर अभी से ही तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़े फेरबदल करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कैग पर लगातार घमासान जारी है। जब से कैग रिपोर्ट सामने आई है, पहली ही कैग रिपोर्ट भ्रष्टाचार पर, शराब घोटाले मामले पर सामने लाई थी, उसके बाद दूसरी कैग रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग पर आई, उसमें कई सारे खुलासे हुए। मोहल्ला क्लिनिक का जो एक बहुत बड़ा जो हथियार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बनाया था, उस मॉडल को विश्व पटल पर रखने का काम किया था, अब उसी कैग रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में लगातार घमासान जारी है। बिल्कुल इसी बीच अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर, जिस पर कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको ये बताते चले कि 19,000 जो पद हैं उन पर घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में इस शिक्षा जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें सामने आया था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुनवाई करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं न्यूज रूम लाइव की। आज की पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र जारी है, बजट सत्र लगातार चल रहा है। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है। आज की चर्चा भी सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही जारी है। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और जो भी विधायक हैं वो इस भाषण पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। कल उपराज्यपाल की तरफ से अभिभाषण रखा गया था और उसी पर आज ये चर्चा हो रही है। अब 2 दिनों के बाद बजट भी जम्मू कश्मीर में पेश होना है और यूनियन टेरिटरी का ये पहला बजट जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला है, जिस पर सभी दलों की नजरें तो बनी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का हर शख्स, हर नागरिक और अंतिम कतार में बैठा हुआ शख्स हो, बेरोजगार युवा हो, उसको भी उम्मीदें हैं। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उसके भी उम्मीदें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा देखने को मिलती है, उसकी क्राइसिस है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये कई मुद्दे हैं जो इसमें रखे जा सकते हैं। नजरें बजट पर होंगी। बजट 7 मार्च को आएगा। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बजट को पेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने, 370 और अन्य मुद्दों को लेकर कल भी हमने देखा किस तरीके से खुर्शीद अहमद, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के वन एंड ओनली एमएलए हैं, वन एंड ओनली विधायक है, उनके द्वारा किस तरीके से हंगामा अभिभाषण के ठीक पहले किया गया और अभिभाषण के लिए उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर सत्र के दौरान अभिभाषण सुनने नहीं आए हैं, लोगों के मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं। तो 7 मार्च को बजट पेश होना है, लेकिन उससे ठीक पहले जो 3 से 4 दिन की कार्रवाई होगी वो किस तरीके से होगी वो आपको एक दिन की जो अपडेट है वो जरूर देंगे। लेकिन आज भी ये कार्रवाई लगातार जारी है जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र की। लेकिन अगर बात की जाए आज की, तो आज 4 मार्च, आज दूसरा दिन और ये कार्रवाई आज भी जारी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें इस 7 मार्च के बजट से होंगी, क्योंकि शीतल ये काफी अहम बजट रहने वाला है। जब से यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर, तब से ये पहला बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। और एक और बात खास है कि पहले हमेशा वित्त मंत्री जो है वो बजट पेश किया करते थे, लेकिन पहली बार ये मौका होगा जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ये बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, वित्त मंत्रालय उनके पास ही है, इसलिए वो ही बजट पेश करेंगे। और लेकिन कल जब ये बजट सत्र शुरू हुआ उस समय कई सारी खामियां भी देखने को मिली और जो लंबा एक अंतराल रहा है, 6 से 7 साल रहे हैं, वो भी, उसका भी साफ तौर पर यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिले। कहीं के माइक बंद थे, कहीं माइक्रोफोन भी बंद नजर आते। सीधी तस्वीरें इस वक्त विधानसभा से लाइव। You cannot do it unless the statehood is restored. It cannot be done. It cannot be done till that time. That is why I have disallowed it. Now जो आपके जो हमने परमिट किए हैं, एडमिट किए हैं, जो एडमेंड्स किए हैं, उनको मैं
मरा हुआ तस्वुर करता हूं। अब मैं इस चीज के बारे में अगर आप कहते हैं, एक सेकंड सजाद साहब, अगर आप कहते हो वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू होम, आई एग्री, पुलिस इज नॉट आवर डोमेन, बट पुलिस डजंट डील विद टेररिज्म ओनली, पुलिस डील्स विद नॉर्मल पुलिसिंग जिसमें क्राइम भी आता है। 1 2 जो वेरिफिकेशन का मामला, इट्स अबाउट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड मेड under rules by UT. We appoint. And who impedes? Another area. Verification, जो rule है, it doesn't qualify. वेरिफिकेशन किस चीज की होती है? वेरिफिकेशन इंसिडेंट कैरेक्टर की होती है। कौन देखेगा? Rules, UT government. UT government will have to, GAD will have to make rules. GAD will have to make rules. For discussion be, if we want a discussion on police, I said that barring terrorism, जितनी भी policing है, that can be brought to this forum for discussion. 1 2 जब वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के रूल्स जो है, they are so stringent, even court intervention is not allowed. कोर्ट ने फैसला किया, वेलकम से एक कोर्ट का फैसला आया, रिसेंटली आया कोर्ट का फैसला। मुझे लगता है कि जो आपके अप्रहेंशन से वो दूर हो गए होंगे कोर्ट के फैसले। Regarding police verifications, sir, I have been a victim of police verification. When I went for a passport in 2012, एक तो होता है आप अप्लाई करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं। I was banned from applying. I was under PAC, that before you apply you have to seek permission. But this form of collective punishment is only in the state of JNK. हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो बाजू के पंजाब में रूल है वही हमको भी करें। Are we not equal citizens of India? आपके कंसर्न जो है सर, वो देखिए मैं आपके कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए लोन साहब आपके कंसर्न को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब सुन लीजिए, हम भी गए, we have gone to the court. सर वहाँ स्पीकर साहब वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, पहले आप उनको बताइए। आप तशरीफ। अच्छा Sir, we have gone to the court. There is not a single piece of legal evidence on the basis of which they can deny police verification because he is related to someone. It's all word of the mouth, and unfortunately they started probably in 1996 जब आप लोग थे। खैर कोई बात नहीं, we will not go into that. We need to discontinue it now. And we can put it there that is our intention, that our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है उसको के भी गया उसमें तो नहीं आया जजमेंट से। दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट। सर आपको नहीं सुनना है, आई वॉक आउट बिकॉज यू हैव नॉट अप्लाई टू अदर केस ऑल्सो। अब हो गए ये क्लोज, इट इज क्लोज हो गया, मैंने रूलिंग दे दी। आई कैनॉट अलाउ इट, आई कैनॉट परमिट इट, एंड द स्पीकर रूलिंग इज फाइनल। प्लीज तशरीफ रखिए आप, वी हैव क्लोज द चैप्टर। अच्छा आप बताइए मिस्टर मुबारकुल साहब, आप तकरीर शुरू करें, बोले आप। पहले इनके एक मिनट जरा आप जावेद साहब आप क्या कुछ बोलना चाहते? हाँ बोलूंगा, सुना थोड़ा ना एक बात, इस पर नहीं। अच्छा इसकी बात सुनो ना पहले, इसको मैंने कहा था, अच्छा वही मैं कहता हूँ। अगर किसी के खिलाफ FIR होगा, जो रिपोर्ट होगी, जो करेक्ट रिपोर्ट होगी वो उसको दी जाएगी। दूसरी बात जिसको पासपोर्ट की शिकायत है, अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, हाँ वही तो फैसला एक्टिविटी में किसी जगह इन्वॉल्व है, लेकिन उसके रिश्तेदार को तंग नहीं, वही मैंने फैसला
ठीक है, ये बात आ गई पहले। जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, आप तशरीफ रखिए। मैंने कहा कोर्ट ने फैसला पहले ही दे दिया है। बताइए जावेद साहब आपको क्या करना। एक मिनट मोबाइल। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इनको मैंने कहा था ये क्वेश्चन नंबर के द्वारा ये बताना चाहता हूँ सर, करना जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, यानी जो हमारी रोड है सर चौकीबाल टू करना सर। एक मिनट ठहरो ना, इनकी बात सुनो ना पहले। सर जो रोड है हमारी चौकीबाल टू करना, जो हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है सर, वो पिछले 8 दिन से बंद है। इसी तरह सर हमारी बिजली की ही हालत, यानी पूरा करना जो है गुप अंधेरे में है। मेरे कई सर लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको यानी कि पीजी के लिए अपेयर होना था एग्जाम में, तो अनफॉर्चुनेटली सर रोड ब्लॉक होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से अपेयर नहीं हो सके सर। पेशेंट हमारे वहाँ पे स्टक हो गए हैं सर। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके बारे में मुझे आगे जवाब दे। और दूसरी ये सर कि चॉपर सर्विस जो सब्सिडाइज रेट पे यानी गवर्नमेंट की है, तो वो करना के लिए, और जितने भी स्नो बाउंड एरियाज है सर उनको उसके ऊपर यानी कि चॉपर सर्विस चालू की जाए सर। बस उठिए। स्पीकर साहब, आज इस अजवान में जो मैंने तहरीक पेश की, जो डॉक्टर गौरव साहब ने जो खतवा पेश किया, उसके शुक्रिया के हवाले से मैं खड़ा हूँ इस हाउस में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अकीदत से जरा एक मिनट क्या कहना चाहते हैं? आपने तकरीर करनी है, आपने You made a reference about Article 370. अब छोड़ सर एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप कहते हैं उसको, you said it is a special status. Mention in Article 370. I say I differ. Special status was in relation with Article 371 and that also too in 1962. बोलिए। हो गया आपका। सबसे पहले मैं रियासत के अवाम को अपनी पार्टी की तरफ से, हाउस की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज हमारे रियासत में बहुत, या यूटी के रियासत के बहुत परसेंटेज ज़्यादा हाई रहा, और लोगों ने बड़े अकीदत के साथ, बड़े जज्बे के साथ बाहर निकले और हमारे इस पर एक जिम्मेदारी आयद की। लोगों के मुश्किलात जो आजकल हम देख रहे हैं हर सतह पे हैं, और लोग की ये उम्मीद है कि इस हाउस में लोग की बात होगी। लोग के जो मुश्किलात इस रियासत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से, 7.5 साल से जो ये आज सेशन हो रहा है, बजट सेशन हो रहा है, बड़े मुश्किल से ये दिन आ गया कि जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से यहाँ इलेक्शन हुए। बार बार हमने कोशिश की यहाँ जमहूरी निज़ाम कायम किया जाए, लेकिन फिर हमारी जो आवाज़ वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और इलेक्शन हुए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज मैं इस हाउस में खड़ा हूँ और उन लोगों को, उन शहीदों को जिनने कुर्बानियां दी हैं इस रियासत जम्मू कश्मीर को बनाने में, शायद वो जम्मू के हों, कश्मीर के हों, जिन्होंने इस रियासत की सरहदें कितनी आगे ली। समरकंद, बुखारा, अस्करदो, बल्किस्तान, साइचंद, करगिल वगैरह जो आज टूट गए, एक शानदार रियासत थी। बदकिस्मती से ये कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बड़ी खबर आ रही है। पंजाब सीएम ने हड़ताल पर गए अफसरों को चेतावनी दे दी है। बड़ी अपडेट, पंजाब में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों पर सीएम ने संज्ञान लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। हड़ताल पर गए सभी तहसीलदारों को चेतावनी दी है कि भाई सभी तहसीलदारों को सामूहिक छुट्टी मुबारक हो, ये सीएम ने कहा। तो बिल्कुल इसी बीच आपको बता दें कि इन अफसरों को अब कहां पर और किस दिन ज्वाइन करना है ये अब सरकार द्वारा बताया जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि तहसीलों के बाकी अधिकारियों को रजिस्ट्रियों का कामकाज सौंपा जाएगा। हम आम लोगों को किसी भी परेशानी में नहीं डाल सकते, ये सीएम भगवंत सिंह मान कह रहे हैं। हमारी पूरी तरह से ये जो मुहिम है वो छुड़ चुकी है। रिश्वतखोरी को हम किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देंगे। तो सीएम की ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जहां पर उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली है। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने हड़ताल पर गए अफसरों को चेतावनी दी और अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो वापस कब से अपने कामकाज पर आएंगे, ज्वाइनिंग कब डालेंगे, ये अब सीएम भगवंत सिंह मान की सरकार ही तय करेगी।
देखिए, जब से दिल्ली में चुनाव हुए हैं, दिल्ली में जब चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली। पार्टी लेवल पर भी ये एक बहुत बड़ा झटका है भगवंत मान के लिए, और उस वजह से भी अब पंजाब में कोई दिक्कत ना हो, पंजाब में कहीं पॉलिटिकल जमीन खिसक ना जाए, उसको मजबूत करने के लिए भगवंत मान जब से नतीजे आए हैं तब से कोई ना कोई फैसला ले रहे हैं। चाहे वो ड्रग्स को लेकर फैसला लिया गया हो, ड्रग्स पर अभियान चलाया जा रहा है, और अब कल ही किसानों के साथ बहसबाजी भी हुई है। किसानों को भी ये इशारा दे दिया है कि भाई आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर करिए, सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। ये इशारा कल भगवंत मान ने दे दिया है। आज तहसीलदारों को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि आप अपने काम पर लौट जाइए। अगर आपने धरना करना है तो आपको ये धरना मुबारक हो, लेकिन आम लोगों के साथ हम किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरत सकते। आम लोगों के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उनके जो कामकाज हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको उठाना पड़ेगा। तो हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ नवदीप छापड़ा ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप जी, बताइएगा, अब भगवंत सिंह मान की सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो ड्रग्स की बात की जाए या फिर अब ये जो हड़ताल पर गए अफसर हैं उनको साफ तौर से चेतावनी दे डाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई तुम हड़ताल पर रहो, वापस तुम ज्वाइन कब करोगे वो अब सरकार ही बताएगी। बड़ा कदम हम कह सकते हैं पंजाब सरकार का, और पंजाब के अंदर पिछले लंबे समय से हम देखते हैं कि अक्सर ही राज्यसभा के जो अफसर हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। कभी पटवारी हड़ताल पर है, कभी तहसीलदार है, कभी नायब तहसीलदार है। तो ऐसे में पंजाब के जो आम लोग हैं, जो तहसीलों के अंदर रोजाना रजिस्ट्री या दूसरे कामों के लिए जाते हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। और अभी तहसीलदारों ने पिछले एक हफ्ते से कहीं ना कहीं सामूहिक छुट्टी पर जाने का ऐलान किया था। इसके चलते पंजाब में रजिस्ट्रियां जो है पूरी तरह बंद थी, और इसी को लेकर लगातार शिकायतें पंजाब सरकार के पास पहुंच रही थी। तो मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले एक्स पर एक जो पोस्ट है वो डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी तहसीलदारों को छुट्टी मुबारक, और अब इनको कब, कैसे और किस स्थान पर नौकरी पर रखा जाएगा अब तो सरकार तय करेगी। और सीएम मान ने ये भी कर दिया कि तहसीलदारों का जो कामकाज है वो छोटे अफसरों को दिया जा सकता है। तो यानी इस एक्शन से और इस ऐलान से अब कहीं ना कहीं तहसीलदारों में कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति जरूर मची हुई है कि अगला कदम उनका क्या होगा, क्योंकि अभी भी शुक्रवार तक उनका हड़ताल पर जाने का प्रोग्राम है। लेकिन सरकार के इस एक्शन या फिर मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद क्या वो हड़ताल से वापस लौटेंगे, काम पर आएंगे या नहीं आएंगे, इसका जो है सरकार तय करेगी या कोई मीटिंग होगी, ये देखना होगा। लेकिन शिवम, थोड़ी देर बाद ही पंजाब के जो नवदीप जी, जो रवैया अभी सीएम की तरफ से अपनाया जा रहा है, उससे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बौखलाहट है दिल्ली में मिली हार के बाद। हालांकि इसका कोई करेक्शन नहीं, लेकिन तब भी अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार मिली है तो जाहिर सी बात है जो एक बैकबोन थी पंजाब आम आदमी पार्टी को, वो अब खत्म हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आप पॉलिटिकल जमीन को और मजबूत करना है तो लोगों के साथ, लोगों के लिए फैसले लेने होंगे। क्या चीज है, क्या इस तरह का परिवर्तन है जिसके बाद भगवंत मान को अब ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़ रहे हैं पंजाब के अंदर? नहीं, देखिए, पहले भी ये शायद पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब पंजाब के अंदर पटवारी हड़ताल पर गए थे, लंबी हड़ताल पर गए थे, तो तब भी सीएम ने एक बार ऐसा ही एक्शन लिया था और उन्होंने कहा था कि पटवारियों की जगह पर हम और नए लड़के जो हैं उनको भर्ती करेंगे और उनको काम पर लगाएंगे। वो पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी है, अगर वो काम पर नहीं करना चाहते, अगर उनको सरकारी काम अच्छा नहीं लगता तो उनके लिए नए लोगों की भर्ती की जाएगी, वो नौकरी छोड़ सकते हैं। तो तब भी पटवारियों को तुरंत काम पर आना पड़ता। तो ये दूसरी बार ऐसा है कि जब राजस्व विभाग के अंदर इतनी बड़ी सामूहिक स्तर पर हड़ताल हुई है और उस पर सीएम ने अब एक्शन लिया, तो जाहिर सी बात है कि एक प्रशासनिक काम कैसे चलाए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाते हैं। कई बार मांगे जायज होती हैं, सरकार उन पर एक्शन लेती है, कई बार मांगे मानने लायक नहीं होती, तो यही कारण है। लेकिन आम लोग जो है उससे परेशान होते हैं, जो कम से कम अपना समय छोड़कर, अपना गांव से दूर पैसा लगाकर शहरों के अंदर काम के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आजकल काम ऑनलाइन है और आमतौर पर हम देखते हैं कि जितनी भी रजिस्ट्री होती है उसके लिए पहले ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती है, तो बहुत सारा चीजें, पैसा, टाइम लगता है। तो ऐसे में अब पंजाब सरकार ये एक्शन ले रही है, तो एक तरीके से एक विभाग को अगर चेतावनी दी है तो बाकियों के लिए भी ये एक सबक है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ भी ऐसा एक्शन लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंजाब सरकार फिलहाल ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। भगवंत मान ने एक और बड़ी बात, बड़ा बयान कहा है, भाई जो तहसीलदार अभी हड़ताल पर हैं
वो जल्द से जल्द काम पर लौटें ताकि लोगों के जो मुद्दे हैं उनका हल किया जा सके। अब आपको जरा सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा में लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। रहे और यही नहीं, हमने अपने बच्चों के लिए जो स्मार्ट क्लासेस की सुविधा है उसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार कंटेंट भी उपलब्ध कराए गए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुरूप इन सब लोगों को डिजिटल कंटेंट्स हमारे सभी बच्चों को प्रोवाइड कराए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से और यूट्यूब लाइव के माध्यम से जूम सोशल वेबिनार द्वारा और दूरस्थ शिक्षण के प्रयोग से जो भी अपने अपने अलग अलग बेहतर इंस्टीट्यूशंस में जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, उनके माध्यम से भी स्पेशल वेबिनार्स को आयोजित करा करके हमारे प्राथमिक विद्यालयों में उनके जो सेशंस हैं उसको आयोजित किया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे बच्चों को डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बच्चे देख करके, जो बच्चे पढ़ करके अगर नहीं सीख सकते हैं, चीजों को देख करके या सुन करके समझ सकते हैं, हमने अपनी बुक्स को भी एनर्जाइज्ड कर दिया है, जिसमें सभी हमारी पुस्तकों में QR कोड्स हैं, जिसके माध्यम से जो उनको डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, इन QR कोड्स को स्कैन करा करके उस चैप्टर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरह से बच्चों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। माननीय सदस्य ने अंग्रेजी माध्यम से पठन पाठन के कार्यों को लेकर के भी प्रश्न उठाया। मैंने पहले भी सदन को अवगत कराया है कि अंग्रेजी माध्यम से जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है, अंग्रेजी के माध्यम के जितने भी विद्यालयों को बनाए जाने की जो व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। उससे पहले जितने विद्यालय अंग्रेजी माध्यम से कर दिए गए थे वे वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से संचालित है और बाकी के सभी विद्यालयों में इंग्लिश को हम एक सब्जेक्ट के रूप में, उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, हर एक विद्यालय में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है और इंग्लिश की पुस्तक हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय सदस्य ने विद्यालयों के बंद करने के संबंध में भी प्रश्न उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक भी विद्यालय जो संचालित है, जहां पे बच्चे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और जो जर्जर घोषित नहीं है, ऐसे किसी भी विद्यालय को बंद करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। हम सब लोग बल्कि स्कूल की क्वालिटी और उनकी जो उपलब्धता है उसको भी अधिक बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व स्तरीय नए विद्यालयों को सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल के रूप में, जो कि अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पे बना करके तैयार किए जाएंगे, 57 जनपदों में इनकी बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। ये विद्यालय विश्व स्तरीय होंगे और सारी सुविधाएं इनमें दी जाएगी। मुझे लगता है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में भी उन्होंने एक प्रश्न किया था, उसकी भी जानकारी दे दूं। शिक्षा मित्रों के संबंध में हम शिक्षा मित्रों से जितना भी कार्य ले रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जो भी योग्यता है उसके आधार पे हम उनसे कार्य ले रहे हैं और शिक्षा मित्र अपना भरपूर जितना प्रयास कर सकते हैं बच्चों के पठन पाठन में सहयोग करने के लिए। तो चलिए अब इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में कैग रिपोर्ट्स को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कैग की रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा है। विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कैग रिपोर्ट पेश कर पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर घोटाले करने के आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र सहित अन्य मुद्दों पर तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूर्व में जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने हर एक क्षेत्र में जो घोटाले हैं, आरोप हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी पर लगते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव थे तो विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरे में ले लिया था और कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप दाग दिए थे। उसमें सबसे टॉप पर यानी नंबर 1 पर जो भ्रष्टाचार का मामला था वो शराब घोटाले को लेकर था और उसी शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल भी जाना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काफी दिनों तक जेल रहना पड़ा। हालांकि उसके बाद उन्हें जमानत मिली और उन्हें फिर से चुनाव में प्रतिभागिता करने का अवसर मिला, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए और वहां पर अपनी आम आदमी पार्टी की पूरी जो सीटें हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो गई। हॉस्पिटल 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से
एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी, एलन हॉस्पिटल जिसका इनिशियल सैंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है, और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है, और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है, 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ, कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक एक अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी वहां, 8 फ्लोर का अस्पताल से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ा फेरबदल, जहां पर आपको बता दें कि सरपंच मर्डर केस से जुड़ा ये पूरा मामला है, और मर्डर केस में करीबी पर कई तरीके के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद कि एक मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। इस वक्त की महाराष्ट्र से बड़ी खबर, मंत्रिमंडल से एक मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने भी उन्हें कहा था कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि पूरा मामला एक मर्डर केस से जुड़ा है। मर्डर केस में करीबी पर आरोप लगे थे, उनके करीबी पर आरोप लगे थे, और इसी मामले में फिलहाल उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, और इस इस्तीफे से अब महाराष्ट्र के अंदर हलचल और भी ज्यादा तेज होने लगी है। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर सहायक शिक्षक घोटाले का जो मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। इसी पर बात करेंगे। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर सुनवाई होनी है, और इसमें एससी में आज आरक्षण घोटाले मामले पर सुनवाई होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले में आज सुनवाई होनी है। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर घोटाले का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले मामले पर सुनवाई होगी, और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच में ये अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 14 में सीरियल नंबर 19 पर इस मामले की सुनवाई हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग में 27% की जगह 3.86% और एससी वर्ग में 21 की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण जो है वो मिला, जिसके बाद ये पूरा घोटाले का मामला सामने आया, और आज इसमें सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई देखने को मिलेगी, और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी। देखिए, इसमें भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली जो 1981 पर आधारित है उसका उल्लंघन भी हुआ है, और उसके बाद जो आरक्षण नियमावली 1994 में तैयार की गई थी उसके आधार पर उसका भी घोर उल्लंघन किया गया है। ये दो बड़े जो यहाँ पर
दिक्कतें हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि ये आरक्षण से जुड़ा पूरा मामला है। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों ये घोटाले का मामला बताया जा रहा है और इसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हमारे मसले को सुलझा लिया जाए, हमारे मामले को सुलझा लिया जाए। और काफी दिनों से इन्होंने अपनी बात भी सरकार के सामने रखी हुई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला एक न्यायिक प्रणाली के साथ चलेगा, न्याय प्रणाली के साथ चलेगा, प्रॉपर तरीके से इसमें चीजें निकल कर आएंगी और सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी मोहर इस मामले पर लगाने वाला है। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2020 से कोर्ट में याचिका बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न्याय न मिलने से परेशान है और ये लाभ देकर मामले का निस्तारण सरकार करे, ये तमाम मांगे इन अभ्यर्थियों की सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार याची लाभ का प्रपोजल पेश कर मामले का निस्तारण सरकार करे, ये तमाम बातें जो है वो यहाँ पर अभ्यर्थी जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, अपने भाग्य को आजमाया, लेकिन दुख की बात यह है अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बार फिर से धांधली निकलकर सामने आई। और शीतल, ये पहली बार नहीं है जब भी कोई किसी भी राज्य की बात करे, उत्तर प्रदेश की ही अगर बात की जाए तो पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर को लेकर स्कैम हुआ था और अन्य भी जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं उसमें अक्सर स्कैम निकलकर सामने आते हैं। सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें दिक्कतें होती हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज से इस वक्त खबर बढ़ेंगे आगे कन्नौज की तरफ, लेकिन उससे पहले रजा अब्बास हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजा, पूरा मामला क्या है? चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई होनी है, क्या लगता है आज न्याय मिलेगा इन लोगों को जो काफी देर से मांगे कर रहे थे? रजा, जो डायरेक्शन दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार गई थी, जिसके खिलाफ जो है ये अभ्यर्थी गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लगातार हियरिंग चल रही है और आज ये लग रहा है कि ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अड़िग है और अपने फैसले पे अड़िग है, जिसकी वजह से इनको कम बैक नहीं कर रही। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनको बहाली किया जाए, इनकी नियुक्ति पत्र दिया जाए, मगर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें टालमटोल किया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग है और आज को लग रहा है कि 4 बजे तक कोई उचित फैसला आ जाएगा। 4 बजे तक फैसला आ जाएगा, लेकिन क्या इनके हित में फैसला होगा या नहीं? क्योंकि इंतजार है, राहत मिलेगी या फिर बड़ा झटका लगेगा? देखिए, हाई कोर्ट से तो राहत मिली थी अभ्यर्थियों को, अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो गवर्नमेंट काउंसलर हैं वो अपना हलफनामा लेके गए हैं। अब देखिए वो भी बहस करेंगे और बिफोर हियरिंग कुछ भी आकलन करना कोर्ट की हियरिंग पे जो है वो अजीबोगरीब रहेगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो मेरिट पे आधारित होते हैं। अब मेरिट पे कौन पक्ष ज्यादा होगा उसी के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजा अब्बास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी नेता सतीश पाल पर हमले का मामला कन्नौज से इस वक्त आ रहा है। पूर्व मंत्री सतीश पाल पर जानलेवा हमला किया गया है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी फिलहाल बीजेपी के एक सक्रिय नेता है। तो आपको बता दें कि हमलावरों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है और पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस द्वारा अपनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। कन्नौज से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री सतीश पाल पर जानलेवा हमला हुआ है और जो गनर है उनकी कार्बाइन छीनने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, गनर की जो कार्बाइन होती है वो छीनने की भी कोशिश की गई। जो पूर्व मंत्री के साथ गनर थे उनके साथ कार्बाइन रहता है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है कि आखिर हमलावर कौन है, पुलिस तक जानकारी पहुंचाई गई है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर तो मिली है। छिबरमाऊ ब्लॉक प्रमुख पति समेत 13 लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये इसके आरोपी हो सकते हैं, इस कांड के पीछे, इस हत्या मामले के पीछे ये हो सकते हैं, इस हत्या की कोशिश करने के मामले में हो सकते हैं। और तिलोकपुर छिबरमाऊ में भागवत कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला हुआ है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने तहरीर दे दी है और ये भी बताएंगे कि हमलावरों के खिलाफ पुलिस लगातार काम कर रही है। और छिबरामऊ और तिलोकपुर में भागवत कार्यक्रम के दौरान ये हमला हुआ और छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख पति समेत 13 लोगों पर
आरोप दर्ज किए गए हैं और इन 13 लोगों पर कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। पुलिस लगातार इन लोगों पर एक्शन में नजर आ रही है और लगातार पूछताछ के साथ साथ अन्य और भी लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होंगे, सम्मिलित होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और बड़ी खबर भी है और पुलिस को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है। पुलिस ने फिलहाल कुछ आरोपियों को चिन्हित किया है। अब क्या पूरा मामला है, किस आधार पर उन्होंने हमला किया है, हमले की कोशिश की है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। अब जरा बात करेंगे आज के उस मैच की जो आज का बहुत खास मैच होने वाला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का आज दुबई के अंदर होगा, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को पिछले मैच में हरा दिया है, उससे पहले पाकिस्तान को हराया है, उससे पहले बांग्लादेश को भी हराया है और आज ऑस्ट्रेलिया की बारी भी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो बदला शिकवन लिया जा सकता है जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था और उस समय भारतीय टीम पूरे हर्षोल्लास में थी, लगातार 11 मैच जीती थी, लेकिन आखिरी फाइनल का मैच उस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। ट्रेविस हेड ने वो दर्द भारत को दिया था जो आज तक भारत नहीं भूल पाई है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा नहीं भूल पाए हैं और जाहिर सी बात है जबकि आज सेमीफाइनल का मैच होना है, मौका भी है, दस्तूर भी है, मैदान भी है और लोगों का सपोर्ट भी है, फैंस का सपोर्ट भी है। ऐसे में आज भारतीय टीम चाहेगी ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देते हुए सेमीफाइनल में हरा दे और उसके बाद फाइनल का टिकट भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए साफ हो और भारतीय टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करे, एक और बड़ा मुकाम हासिल करे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम के 3 मैचेस हुए हैं। एक मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ, दूसरा मैच बांग्लादेश के साथ हुआ और तीसरा मैच न्यूजीलैंड के साथ। तीनों ही मैचेस में इंडिया ने बढ़त बनाई, इंडिया ने बम्पर जीत हासिल की। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 मैचेस खेले हैं, एक मैच में जीत हासिल हुई और 2 मैचेस बारिश की वजह से उसका कुछ निष्कर्ष, उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया। लेकिन जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन अभी वो घाव, अभी शीतल मैं कहूंगी, अभी भी फिलहाल ताजा है, साल बीत चुके हैं। बिल्कुल, देखिए घाव ताजा हैं लेकिन मरहम लगाने की आज पूरा मौका है और मरहम लगाने के लिए कौन सबसे आगे आएगा वो देखना होगा। आसिफ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे जरा आसिफ से जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो कंडीशंस है, आज का जो माहौल है, आज का जो दिन है वो किसके हित में होगा, कौन आज भारी पड़ेगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने। आसिफ, आज का बहुत महत्वपूर्ण मैच है और सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे, दो ऐसी टीमें जो बहुत मजबूत टीमें हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्या लगता है कैसा मैच आज होने वाला है और किस तरह से ये पूरा मंजर निकल कर आ जाएगा? शीतल, आईसीसी रैंकिंग की तरफ जाएंगे तो आप टॉप 3 टीम में से किसी भी 2 टीमों का मुकाबला जब होता है तो वो बहुत रोमांचक होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं जो क्रिकेट देखने का हमारा तजर्बा है। और बड़ी बात यह कि दोनों तरफ जब मुकाबला 50-50 होगा तो फिर और भी ज़्यादा इस मैच की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन आज के मैच का ज़रा माहौल आपको अलग नज़र आएगा, परिस्थितियां बिल्कुल अलग नज़र आएंगी, कंडीशंस बिल्कुल अलग नज़र आएंगी। दोनों टीमें काफ़ी हैवी वेट मानी जाती रहीं जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो बड़ी टूर्नामेंट्स है जिनमें 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, 20 ओवर वर्ल्ड कप हो या फिर इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पुराने यहाँ पर ये जो सारे आदादो शुमार हैं, जो आंकड़े हैं, जितने भी फिगर्स दिए जाते हैं, ये फिर जो करंट मैच होता है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर रहता है। वो जो ऑस्ट्रेलियंस के साथ हमेशा जब से आप गेम खेलते हैं, जब मुकाबला होता है तो वो हर तरह से आपको तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो आज थोड़ा सा आप 8 से 10% टीम इंडिया शायद फेवर ज़्यादा उसको है। वो उसकी बेसिक उसका रीज़न ये है कि एक तो कंडीशंस आपको फेवर कर रही हैं, 3 मुकाबले आपने लीग स्टेज में खेले हैं, तीनों जीते हैं, अनडिफीटेड आप सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं और तीनों मैचेस में आपको सेम पिच, सेम कंडीशन मिली। और जो तजर्बे सवाल आसिफ मेरे अंदर भी चल रहा है, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा जरूर। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है वो ये हो रही कि भाई भारत को एक ही जगह पर, एक ही मैदान में, एक ही कंडीशन में खेलने का फायदा मिल रहा है, लेकिन जो बाकी टीमें हैं उन्हें अपने लोकेशन को चेंज करना पड़ रहा है, वहां पर काफी कंडीशन में बदलाव होती है, हवा में बदलाव होता है, बड़ी सारी चीजें हैं जिसका फायदा सीधा भारत को मिल रहा है। तो क्या ये भी एक फैक्टर है इस मैच में? हम और आप या सोशल मीडिया पर बैठे तमाम लोग शायद डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी जरा डिफरेंट है। ठीक है, कंडीशंस एक है, लेकिन 6 महीने पीछे चले जाइएगा, जब ये हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी तो क्या ये सिर्फ बीसीसीआई ने, क्या ये किसी क्लब क्रिकेट के किसी हेड ने, क्या ये सिर्फ गौतम गंभीर ने या
कोचिंग स्टाफ ने डिक्लेयर कर दिया कि हम सिर्फ दुबई में खेलेंगे, तो इसका जवाब नो है। वो इसलिए क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी, भारत पाकिस्तान के ऑब्वियसली रिश्ते ठीक नहीं है, टीम इंडिया ने इनकार किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। नवंबर में कंफर्म हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक आईसीसी चेयरमैन, आईसीसी सेक्रेटरी, जय शाह के आने से पहले ही तमाम लोगों ने जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली थी, बैक टू बैक मीटिंग्स हुई 8 टीमों ने, जिनमें श्रीलंका भी और वेस्ट इंडीज को भी शामिल किया गया था कि हो सकता है कि इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से एक कोई शायद पीछे चला जाए या ना खेले, तो किसी 9वीं टीम को 8वें नंबर पर लाकर खिलाया जा सकता है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग हो रही थी, फाइनल ये सारी चीजें हो रही थी, तो फाइनल फैसला पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी ने करना था। जब ये फैसला हुआ, ये केवल बीसीसीआई ने नहीं किया। आज ये कहना कि ये सब ठीक है, आप इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है, यस एडवांटेज है, हम कंडीशंस के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जब अंतिम निर्णय लिया गया तो उस निर्णय में 8 प्लेयर्स या 8 लोग शामिल थे। उसमें पीसीबी ने हामी भरी कि आप एक ही जगह जाकर खेलिएगा। उस वक्त कोई एतराज नहीं किया गया कि आप शारजा में खेलिए, अबू धाबी में जाकर खेलिए। कहा गया कि हाइब्रिड मॉडल आपको भी कबूल है, हमें भी मंजूर है, हम जब इंडिया में टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो इंडिया नहीं खेलेंगे, इंडिया से बाहर खेलेंगे। तो यहां से भी कोई बात नहीं रखी गई। दैट मीन्स ये टॉप प्रायोरिटी, हायर लेवल या हायर अथॉरिटीज का फैसला था। इस पर तरह तरह की बातें की जा सकती हैं, लेकिन अगर ये सवाल इन्हीं लोगों ने, क्योंकि जब ये फैसला हुआ था तब तमाम लोग ये मीटिंग में बैठकर हाँ इस पर कर रहे थे, हामी भरी गई, करने से पहले पूछा गया। जो है वो एक तरफ है, लेकिन इंडियंस में जो फैंस जो इंडिया में है क्रिकेट को लेकर, वो काफी ज्यादा है। हमने पहले देखा था किस तरीके से वर्ल्ड कप में सभी मैचेस इंडिया जीती, लेकिन एट द एंड जब फाइनल हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। वो घाव अभी बिल्कुल फिलहाल ताजा है, और आज अगर भगवान ना करे अगर इंडिया हार जाती है तो वो घाव फिर से ताजा हो जाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए आज जीतना, डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि सेमीफिनाले है। मुकाबला जब एक हो तो करो या मरो की स्थिति ही आपके सामने होती है, लेकिन जब बड़े मुकाबले आए हैं तो 2015 के विश्व कप का सेमीफाइनल, फिर 2023 का अनडिफीटेड 9 मैचेस जीतकर टीम इंडिया अपने घर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाती है। नवंबर में फाइनल मुकाबला आप हार जाते हैं, परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन वो जो वहां पर स्कोर और परिस्थितियां थी, अगर उतना स्कोर आज टीम इंडिया बनाने में कामयाब रही तो शायद ये 5वां मौका होगा जब आप फाइनल में जाएंगे। 2000 में तकरीबन यही सिचुएशन थी, आपने आईसीसी चैंपियंस, बाद में फाइनल बारिश की वजह से नहीं हो सका तो चैंपियंस ट्रॉफी शेयर कर दी गई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 2002 में फिर फाइनल में गए, 2013 में इंग्लैंड की सरजमीन पर टीम इंडिया जीती एमएस धोनी की कप्तानी में, और 2017 का जो फाइनल पाकिस्तान से टीम इंडिया हारी थी, उसके बाद ये एक लंबे समय के बाद मौका आया है। लेकिन पिक्चर परफेक्ट है इंडिया के लिए। आप हर डिपार्टमेंट को देखेंगे, फील्डिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बॉलिंग में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ी, पिछले मैच में वो कर लिया गया। और आज साइकोलॉजिकल एडवांटेज की मैं जो बार बार बात कर रहा था वो यही है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जब बैटिंग करने आएंगे तो अगर 4 स्पिनर्स पिछले मैच की प्लेइंग 11 हुई, विदाउट किसी चेंज के इंडिया गया, तो दबाव लेकर मन में जाएगा कि इन 4 में से 2 स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे, जिसमें 2 आपके, एक चाइनामैन है, दूसरा भी आपके सामने मिस्ट्री स्पिनर है। फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में एक चीज कम से कम इंडिया को क्लियर हो गई है, दैट इज कि पाकिस्तान के खिलाफ आपने टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, अच्छी बैटिंग विराट कोहली से और शुभमन गिल से आई तो मैच आप जीत गए, अच्छा खासा स्कोर आपने चेज कर दिया। दूसरी तरफ अगला मैच आया, वहां पर आपका टॉप ऑर्डर फेल हो गया, तीनों टॉप के जो बैट्समैन थे बहुत जल्दी सिमट गए, 15-20 रन के आसपास आपके तीनों विकेट्स गिर गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने आकर रन किए। यानी हर डिपार्टमेंट 11 में से, वो जो टीम एफर्ट वाली बात होती है, 11 में से आपके 8 से 9 प्लेयर्स हैं जो वेल परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के डिपार्टमेंट्स में, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक कमजोर कड़ी, बैटिंग में उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ट्रेविस हेड का अभी हवाला दे रहे थे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बैटर्स ऐसे हैं जब भी इंडियन पिचेस पर या सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर उन्होंने खेला है, रन्स काफी किए हैं। लेकिन कमजोर कड़ी जो थोड़ी सी साबित हो रही है, मैं नहीं जानता कि एडम जैम्पा क्या करेंगे, मैक्सवेल उनका कितना साथ देंगे, मगर तेज गेंदबाज, 3 गेंदबाज, जब आप फाइनल 2023 का नवंबर का देखते हैं तो वहां मिचेल स्टार्क थे, जॉश हेजलवुड थे, कप्तान पैट कमिंस थे, यहां कप्तान भी चेंज है, और तीनों फास्ट बॉलर्स का वो जो पेस बैटरी आपकी थी वो टीम से बाहर है, वो शायद थोड़ा सा नुकसान और बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया को धकेल रहा है मेरे हिसाब से। ज्वाइन होने के लिए आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगर भारत आज मैदान पे उतरती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आज अगर भारत आती है तो जाहिर सी बात है भारत को एक एडवांटेज है। भारत एक कदम ऑस्ट्रेलिया से आगे नजर आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं लेना होगा, बड़ी टीम है, कभी भी उलटफेर कर सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस वक्त कार्यवाही चल रही है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। की बात उनकी दाम मिलने लगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी की जब शुरुआत हुई तो पूर्व की जो पंजीकृत किसान थे, उसके बाद
कितने ऐसे शिकायत आए हैं जिसमें रकबा कम कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय रकबा का उल्लेख नहीं। प्रश्न में आपने रकबा का उल्लेख कहीं नहीं किया है। आपके पूरे प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि खरीदी कितनी हुई, अच्छा मैं दूसरा जब्ती कितना हुआ, भौतिक स्थिति क्या है। 3 प्रश्न है आपके। दूसरा मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं आप इससे संदर्भित पूछे ना। जी जी जी, इसका उल्लेख है उसी माइकल। चलिए। माननीय मंत्री जी, धान खरीदी में अनियमितता, अवैध धान की पकड़, जिलेवार और जब्ती और जब्त धान की भौतिक स्थिति मैं जानना चाहता हूं। जहां पर जब्त किया गया है वहां पर वास्तव में वो धान वहां नहीं है, और है तो आप बताएंगे, और नहीं तो उसकी जांच करवाएंगे क्या? चलिए, जब्त किए धान की भौतिक स्थिति जानकारी है तो जिले स्तर में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में अनियमितता, खरीदी अवैध, इसका शिकायत जो मिला था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में 10 जिलों में 25 प्रकरण दर्ज समिति का माध्यम से हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें 6 प्रकरण में FIR हुआ है, 1 सेवा से पृथक किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा से ये कार्यवाही देख रहे थे आप। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।